तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटेक्निक मैथ सीरीज का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंतर्गत आज भी हम नंबर सिस्टम के ही बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा पॉइंट पिछले क्लास में हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को गौर से देखिएगा, और जो बच्चे इससे पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वो भी जा करके क्या कीजिएगा, पीछे वाला जो वीडियो है उसको क्या कीजिए, आप देख लीजिए, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो वो जो टॉपिक है वो क्या है, संख्या पद्धति ही है। और संख्या पद्धति में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, परफेक्ट नंबर। और परफेक्ट नंबर को ही क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ऐसी संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका अपन गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने के बाद जो भी संख्या आता है, अगर उसको आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलता है, अगर उसका वैल्यू नंबर्स के क्या हो जाए, दोगुना हो जाए, तब उस केस में हम उसको क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, ऐसी संख्या के गुणनखंडों का योग जो संख्या के क्या हो जाए, दोगुना हो जाए, तब उस केस में उस संख्या को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे कि 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है। 6 जो है वो भी क्या है, परफेक्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि जब अपन 6 का, ध्यान से देखिएगा, जब अपन 6 है, अगर इस 6 का गुणनखंड करते हैं तो 6 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसके बाद 6 हो सकता है। तो ये जो 6 का ये सब क्या है, गुणनखंड है। और अगर इसको आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 1 + 2 + 3 + 6, इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, 12 के बराबर आ गया। ये जो 12 आ रहा है, ये क्या है, संख्या के दोगुना है। क्या है, संख्या के दोगुना है। तो इस कारण से इसको हम क्या कह सकते हैं, परफेक्ट नंबर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परफेक्ट नंबर कह सकते हैं। क्यों परफेक्ट नंबर कह सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ऐसी संख्या को हम क्या कह सकते हैं, संपूर्ण संख्या कह सकते हैं, जिसका अगर हम गुणनखंड निकालते हैं और गुणनखंडों का योग संख्या से क्या हो जाए, दोगुना हो जाए, तब उस केस में उस संख्या को अपन क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कहते हैं। उसी तरह से अगर आप 28 का बात करें तो 28 भी क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि 28 का अगर हम गुणनखंड करते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन करते हैं, तो उस केस में 28 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, उसके बाद 28 हो जाएगा। तो जब इस संख्या को आप क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, इसका जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 56 के बराबर आ जाएगा। हम क्या देख पा रहे हैं कि गुणनखंडों का जो योग है वो किसके बराबर आ रहा है, 56 के बराबर है, जो कि संख्या के क्या है, दोगुना है। इस कारण से 28 भी जो है वो क्या है, परफेक्ट नंबर है, मतलब संपूर्ण संख्या। क्या है, संपूर्ण संख्या है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं। ऐसी संख्या को आप क्या कह सकते हैं, परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कह सकते हैं, जिनके गुणनखंडों का योग जो है वो क्या है, संख्या के दोगुना हो जाए। तो उस केस में उस संख्या को अपन क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर कहेंगे। जैसे कि 6 भी क्या है, परफेक्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि 6 का जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो 6 का जो गुणनखंड आता है वो क्या क्या आता है, 1 2 3 और 6। तो जब अपन 1 + 2 + 3 + 6 करते थे, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 12 क्या है, नंबर का डबल है। इसका मतलब क्या, अगर ये नंबर का डबल है तो 6 क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। उसी तरह से 28 का अगर हम गुणनखंड करते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन करते हैं, तो उस केस में उसका वैल्यू क्या क्या आ रहा है, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 7 भी आएगा, और 14 भी आएगा, और 28 भी आएगा। तो जब 1 2 4 7 14 और 28 को ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू किसके बराबर आता है, 56 के बराबर आता है। जब इसका समेशन कीजिएगा तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, 56 के बराबर आएगा। ध्यान रखिएगा। और ये जो 56 है वो क्या है, नंबर्स का क्या है, ये जो आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर का क्या है, डबल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो क्या है, परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या है। तो चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं। तो जिन संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या के दोगुना हो तो उन्हें क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं।
आप ध्यान दीजिएगा, अभी हम क्या लिखे हैं कि जिन संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का क्या हो जाए, 2 गुना हो जाए, तब उस केस में उस संख्या को क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम आपको समझा भी दिए हैं कि 6 और 28 जो है वो क्या है, परफेक्ट नंबर है। क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो चलिए अब नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, 6 और 28। 6 और 28 क्या है, संपूर्ण संख्या का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं यौगिक संख्या या भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कंपोजिट नंबर जो है, कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर होता क्या है ये हम समझते हैं। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी कम से कम एक और संख्या से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, तब उस केस में उस संख्या को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, 4 जो है क्या है, 4। अब इस 4 को अगर आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, ये 1 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा। मतलब एक और स्वयं के अलावा ये किससे डिविजिबल है, 2 से भी तो डिविजिबल है, मतलब 2 से भी तो विभाज्य है। इसका मतलब क्या, ये जो 4 आपको दिख रहा है ये क्या है, भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो, उसी को अपन क्या कहते हैं, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर भी हम बताएं, 4 जो है वो क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 4 1 और 4 के अलावा 2 से भी डिविजिबल है, मतलब एक और स्वयं के अलावा किससे डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। इस कारण से 4 जो है वो क्या है, भाज्य संख्या है। अब हम अगर बात करें 8 भी क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 1, ये जो 8 आपको दिख रहा है, ये जो 8 आपको दिख रहा है ये किससे डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। मतलब एक और स्वयं के अलावा ये किससे भी डिविजिबल है, 2 और 4 से भी डिविजिबल है, 2 और 4 से भी डिविजिबल है। इस कारण से आप कह सकते हैं कि 8 जो है वो क्या है, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। तो हम यहाँ पे अब चलिए इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा कम से कम एक दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ये सब का सब क्या है, क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, जुड़वा आभास संख्या। जुड़वा आभास संख्या को ही अपन क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि ट्विन प्राइम नंबर होता क्या है। तो आभास संख्या का ऐसा युग्म जिसका अंतर क्या हो, 2 हो, उसी को अपन क्या कहते हैं, जुड़वा आभास संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जुड़वा आभास संख्या कहते हैं। या आप ऐसा समझ लीजिए, आभास संख्या का ऐसा युग्म जिसका अंतर क्या हो, 2 हो, उस युग्म अगर 2 आता है उसका डिफरेंस, तो उस केस में उसको हम क्या कहेंगे, जुड़वा आभास संख्या कहेंगे। अब जुड़वा आभास संख्या को अगर दूसरे तरीका से अगर आप डिफाइन करना चाहें तो ये ध्यान में दीजिएगा, फिर से हम बता रहे हैं कि अगर कोई आभास संख्या है, 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर के बीच का अगर डिफरेंस क्या हो जाए, 2 हो जाए, तब उस केस में उस 2 प्राइम नंबर को मिला करके जो पेयर बन रहा है उसी को अपन क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि अगर आप आपको समझाएं, जैसे ये 5 और 7 जो है, ये भी ये क्या है, प्राइम नंबर है, आभास संख्या है, प्राइम नंबर है, ये आभास संख्या है। और 7 भी क्या है, आभास संख्या है। अब इस दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें, 7 - 5, इसका वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पेयर आपको दिख रहा है, युग्म जो दिख रहा है, ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। उसी तरह से 11 और 13, अब इसके बीच का भी अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, 13 में से अगर 11 को घटाते तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये भी क्या है, आभास संख्या, और ये भी क्या है, आभास संख्या, और इस दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपको पेयर दिख रहा है, इसको क्या कह सकते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, जुड़वा आभास संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जुड़वा आभास संख्या कहते हैं।
आभास संख्या का ऐसा युग्म, फिर से हम डिफिनेशन बता रहे हैं, गौर से सुनिएगा। आभास संख्या का ऐसा युग्म जिसका अंतर 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, जुड़वा आभास संख्या कहते हैं या ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। तो चलिए इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। तो आभास संख्या का ऐसा युग्म जिनका अंतर 2 हो उन्हें हम क्या कहते हैं, जुड़वा आभास संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जुड़वा आभास संख्या कहते हैं। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या क्या समझा दिए, 5 और 7 11 13 17 19 ये सब क्या है, जुड़वा आभास संख्या का एग्जाम्पल है। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल फिर से अच्छा से देख लेते हैं ताकि आप इसका क्या कर सकें, फेयर बना सके। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है 3 5 11 13 17 19 ये सब का सब क्या है, जुड़वा आभास संख्या। क्या है, जुड़वा आभास संख्या। क्यों, क्योंकि 3 और 5 जो है, ये जो 3 और 5 क्या है, 3 और 5 में 3 भी आभास संख्या, 5 भी आभास संख्या है, और 5 में से 3 को घटाते तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो इसका डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो डिफिनेशन में लिखा क्या, आभास संख्या का ऐसा कि जिसका अंतर क्या हो, 2 हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। 3 और 5 के बीच का डिफरेंस भी 2 है और दोनों आभास संख्या भी। ये जो आपको दिख रहा है पेयर, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो पेयर दिख रहा है ये भी आभास संख्या है, सॉरी ट्विन प्राइम नंबर है। और ये 11 और 13 के बीच का भी डिफरेंस कितना है, 2 है। इस दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना है, 2 है। और इस दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना है, 2 है। और ये भी आभास संख्या है और ये भी आभास संख्या, ये भी आभास संख्या, ये भी आभास संख्या, ये भी आभास संख्या और ये भी आभास संख्या। इसका मतलब क्या कि इस दोनों के बीच का अगर डिफरेंस 2 है और ये दोनों आभास संख्या है तो इस दोनों के पेयर को हम क्या कह सकते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कह सकते हैं। तो आपको अब ट्विन प्राइम नंबर भी समझ में आ गया होगा कि ट्विन प्राइम नंबर किसको कहते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, जिसको अपन क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो क्या हो, वास्तविक नहीं हो, उसी को अपन क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं। इससे रिलेटेड ये जो इमेजिनरी नंबर है, इससे रिलेटेड आपके सिलेबस में बस इतना ही ध्यान में रखना है। अगर आप 11th में जाते हैं तो 11th में एक चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को अपन किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे x प्लस आई वाई लिखते हैं। और ये जो x है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। और ये जो आई वाई दिख रहा है इसी को अपन क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है। और ये आई जो दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। और आयोटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, √(-1) होता है। तो इतना डिटेल में आपको नहीं समझना है, बस आपको डिफिनेशन ध्यान में रखना है कि अवास्तविक या काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर होता क्या है। तो ऐसी संख्या जो क्या हो, वास्तविक ना हो, उसी को अपन क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे -√(-4), √(-16), √(-36), ये सब का सब क्या है, इमेजिनरी नंबर से, मतलब क्या, काल्पनिक संख्या है। क्यों, क्योंकि आप इस √(-4) का वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सब का सब क्या है, इमेजिनरी नंबर। अब आपको समझ में आ गया हो कि इमेजिनरी का नंबर किसको कहते हैं, ऐसी संख्या जिसकी आप क्या कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी वास्तविक ऐसी संख्या जो क्या हो, वास्तविक ना हो, उसी को अपन क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भी हम क्या बताएं, √(-4), √(-16), √(-36), √(-49), ये सब का सब क्या है, अवास्तविक या काल्पनिक या इमेजिनरी नंबर। तो चलिए इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। तो वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, अर्थात जिनकी मात्र कल्पना की जा सकती है, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, वास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ गौर से देखिएगा, इसका एग्जाम्पल हम क्या लिखे हैं, √(-4), √(-9), √(-25), √(-49), ये सब का सब क्या है, अवास्तविक या इमेजिनरी नंबर। एक नोट देख लीजिए, क्या कह रहा है कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल संभव नहीं होता। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल संभव नहीं होता। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, 2 अंकीय संख्या, 2 डिजिट नंबर। क्या है, 2 डिजिट नंबर। आप गौर से सुनिएगा, अगर हम आपको बोलें कि 32, तो ये क्या है, 2 डिजिट्स का नंबर्स है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर्स कितना है, 2 है। और इस नंबर्स को अगर आपको बोलेंगे लिखने के लिए, तो इसको आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 3 + 2
3 इंटू 10 प्लस 2। उसी तरह से 44 को अगर हम लिखने के लिए बोले तो आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 प्लस 4। 29 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 प्लस 9। मतलब क्या कि किसी भी 2 अंकीय संख्या को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ खास बात क्या है, यहाँ देखिए 3 और 2 में 2 क्या है, इकाई स्थान पे है और 3 जो है दहाई स्थान पे है। हम क्या किए, दहाई स्थान वाले अंक में हम क्या कर रहे हैं, 10 से गुना कर दे रहे हैं, और इकाई अंक वाली संख्या में हम 1 से गुना कर दे रहे हैं, या कुछ से भी गुना नहीं कर पा रहे। अगर 1 से गुना भी कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तब हमको क्या पता चल जाता है कि वो संख्या पता चल जाता है। तो अगर इसी एग्जाम्पल को देखते हुए अगर हम पूछे कि एक संख्या है जिसका इकाई का मान इकाई स्थान पे y है और दहाई के स्थान पे क्या है, x है, मतलब यूनिट प्लेस पे y और टेंथ प्लेस पे क्या है, x है। तो इस संख्या को आप व्यक्त कर सकते हैं x इंटू 10 प्लस वाई के फॉर्मेट में, या इसी को और क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। मतलब क्या कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक y और दहाई अंक x हो, क्या हो, किसी संख्या का इकाई अंक y तथा दहाई अंक x हो, तो वो जो संख्या होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 10x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 10x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। फिर से हम बता रहे हैं, अगर कोई संख्या x है, अगर कोई संख्या xy है, ठीक, और उस संख्या के इकाई स्थान पे y है और दहाई स्थान पे क्या है, x है, मतलब यूनिट प्लेस पे y है और 10th प्लेस पे x है, तो उस संख्या को आप क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। क्योंकि अभी हम बताए हैं कि जो दहाई अंक रहता है, दहाई अंक का जो अंक होता है वो किसका गुणज होता है, 10 का गुणज होता है। मतलब x और y को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू x और y अगर संख्या है, एक्स वाई कोई संख्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। या आप ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक y हो, इकाई अंक क्या हो, y हो, और दहाई अंक x हो, तो वो संख्या क्या होगा, तो 10x प्लस वाई होगा। और संख्या का योग क्या होगा, उस संख्या के अंकों का योग जो होगा, उस संख्या में जो अंक है उसका योग किसके बराबर हो जाएगा। तो इस संख्या में अंक क्या है, x है और y है, तो x प्लस वाई का योग किसके बराबर हो जाएगा, इस संख्या का योग किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, योग किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। और इस संख्या का जो अंतर होगा, इस संख्या में अंकों का जो अंतर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस वाई के बराबर। तो फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी द्विअंकीय संख्या का इकाई अंक y हो और दहाई अंक x हो, तो वो जो संख्या होगा वो किसके बराबर होगा, 10x प्लस वाई के बराबर होगा। और उस संख्या के अंकों का जो योग होगा, वो किसके बराबर होगा, x प्लस वाई के बराबर होगा। और अंकों का जो अंतर होगा वो किसके बराबर होगा, x माइनस वाई के बराबर होगा। तो ये 3 पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब चलिए इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। चलिए इसका अब हम डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि किसी भी द्विअंकीय संख्या की इकाई और दहाई अंक 2 अंक होते हैं, दहाई का अंक 10 का गुणज होता है, अभी हम बता चुके हैं। यदि किसी द्विअंकीय संख्या के दहाई और इकाई का अंक क्रमशः x और y हो, तो तब जो है द्विअंकीय संख्या का जो फॉर्मेट होगा वो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा। और अंकों का जो योगफल हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। और अंकों का जो अंतर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस वाई के बराबर। अब ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो किससे रिलेटेड होगा, फार्मूला से रिलेटेड होगा, क्योंकि फार्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम भी संख्या पद्धति में पूछा जाता है। ये एक्चुअली अलजेब्रा का पार्ट है जिसको हम संख्या पद्धति में भी क्या करते पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखे हैं। ये बचपन में भी आप पढ़ चुके होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है।
तो जिन बच्चों को मालूम नहीं है कि ये कहाँ से आता है तो इसके लिए हम एक क्विक रिवीजन आपको करवा देते हैं। जैसे यहाँ मान लेते हैं 2 का स्क्वायर आपसे पूछे, तो 2 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि 2 को जो है 2 बार लिख लेना है और गुना करके जो आएगा वही क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि 2 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 को 2 टाइम्स लिख लेना। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को 3 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई कर देना। उसी तरह से अगर a प्लस बी है, क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी को 2 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि ये ए स्क्वायर है, ठीक, और ये क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया, और ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। तो अभी हम क्या देख पा रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर हो गया। तो अब हम अब अगर हम आपको बता दिए तो इससे रिलेटेड अगर कभी भूल भी जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बट ऐसा हम उम्मीद नहीं करते। अगर आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सब फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, मालूम ही होना चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या है अपना कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर हो जाएगा। तो इसका आप एक्सप्लेनेशन आप खुद कर देख लीजिएगा जिस तरह से हम अभी बताए हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला जो होता है वो क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर इसके बराबर होता है। मतलब अभी हम 2 फार्मूला बताए हैं। देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होगा, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होगा। इसी को हम क्या किए, मर्ज करके एक जगह लिख दिए। अब यहाँ देखिए, इसका अगर प्रूफ देखना चाह रहे हैं तो आप अभी देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या अभी पढ़े हैं, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है, और ये 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ माइनस होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और पहले से क्या है प्लस 2ab, ये प्लस 2ab कैंसिल हो गया, क्या हो गया, बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पहले से माइनस 2ab है तो माइनस 2ab प्लस 2ab, अगर ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab के बराबर होता है। यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस पहले से क्या है 4ab, तो 4ab में से अगर माइनस 2ab को कैंसिल घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसी को अपन क्या कहते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab भी लिख सकते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला को देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो क्या है, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा
वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होगा। और नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर है, ए प्लस बी का होल क्यूब जो है वो किसके बराबर होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर के बराबर होगा, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के बराबर होगा। तो दोनों फॉर्मूला हम बता दिए हैं। मतलब क्या, ए प्लस बी का फॉर्मूला या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। एक्चुअली में ये कुछ नहीं है। यहाँ देखिए, अगर इस दोनों में से, यहाँ गौर से देखते चलिएगा, अगर इस दोनों में से अगर हम 3ab कॉमन लेंगे यही टर्म आपको मिल जाए, ठीक है। तो ध्यान रहे, अगर ए प्लस बी का होल क्यूब जो आपको दिख रहा है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब अभी क्या लिखे, ए प्लस बी का होल क्यूब का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² होगा। तो इसमें से जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो यहाँ भी है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें से हम 3ab कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। तो इसी फॉर्मूला को इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला को देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या अपना, ए माइनस बी का होल क्यूब जो है वो किसके बराबर होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर के बराबर होगा, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी के बराबर होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab प्लस माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है, या ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ देखिए, ये जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये वाला रखना है। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, ठीक है, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। साथ ही साथ नेक्स्ट हम फॉर्मूला देखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। फिर से बता रहे हैं, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का दो फॉर्मूला है, और सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये जो दिख रहा है दोनों का, ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये दोनों ही फॉर्मेट में आपको ध्यान में रखना। मतलब क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको क्या ध्यान में रखना है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ध्यान में रखना है, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको जो फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखिए हम दिखाते हैं आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या गौर कर रहे हैं कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ रहा है प्लस, और यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ भी क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी के साथ क्या जा रहा है, माइनस, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ ए बी के साथ क्या जा रहा है, प्लस। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम संख्या पद्धति में हम जिस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं जो कि अलजेब्रा से रिलेटेड है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है समांतर श्रेणी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी को ही हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी। एपी अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, एपी। और समांतर श्रेणी अंग्रेजी में इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी, और इसी को हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रहे कि ये जो सीक्वेंस, ये जो समांतर श्रेणी हो गया, ये जो है ये क्या है, सीक्वेंस का पार्ट, मतलब श्रेणी का पार्ट है। जनरली हमको 3 टाइप का श्रेणी आपके सिलेबस में पढ़ना। सबसे पहला क्या है, समांतर श्रेणी, जिसको कि अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और इसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। तो आप अगर आपको हम एपी बोले
तो आपको समझ जाना है कि ये किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, समांतर श्रेणी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम बार बार समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रोनाउंस नहीं करेंगे, शॉर्ट में हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, एपी प्रोनाउंस करेंगे। तो चलिए, तो हम अभी क्या बताएं कि श्रेणी में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है। 3 टाइप का श्रेणी पढ़ना है। एक है समांतर श्रेणी जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। दूसरा आपको पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको क्या कहते हैं हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी, और शॉर्ट में उसको क्या कहेंगे, जीपी। और तीसरा जो आपको पढ़ना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हरात्मक श्रेणी, और इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, एचपी कहेंगे। मतलब क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए शॉर्ट में जो हम यूज करेंगे एपी, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए जो यूज करेंगे एचपी, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जो यूज करेंगे वो जीपी। फिर से हम बता रहे हैं आपके सिलेबस में श्रेणी पढ़ना है जिसमें 3 टाइप का ही श्रेणी पढ़ना है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, उसके बाद हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, एपी। दूसरा है क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको आप क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, जीपी। और तीसरा पढ़ना है हरात्मक श्रेणी जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हार्मोनिक मीन कहते हैं, जिसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, सॉरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, एचपी कहेंगे। क्या कहेंगे, एचपी कहेंगे। तो 3 टाइप का आपको क्या करना है, श्रेणी पढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, और कोई भी सीक्वेंस जो है, अगर वो कोई भी सीक्वेंस जो है ये हम कैसे पकड़ेंगे कि ये कोई भी सीक्वेंस जो है ये हम कैसे पकड़ेंगे कि वो जो है सीक्वेंस जो दिया गया है वो सीक्वेंस किसमें है, एपी में है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं कि सुन लीजिए, पहले हम डिफिनेशन ही बोल दे रहे हैं। आप किसी भी सीक्वेंस को कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है एपी में है, कब, जब कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। सेम हो का मतलब क्या हो, कॉमन। ठीक है, उसी को अपन क्या कहते हैं, तब उस केस में उस श्रेणी को हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। फिर से हम बता रहे हैं कि आप किसी भी सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी में कह सकते हैं, कब, जब सीक्वेंस का जो कंजिक्यूटिव नंबर्स है या कंजिक्यूटिव टर्म्स है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तब उस केस में उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। और ये जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस को ही हिंदी में क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। ये जो सार्व अंतर है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, जिसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से हम बता रहे हैं, अगर किसी भी सीक्वेंस, आप किसी भी सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कह सकते हैं कि है कब, जब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए, सेम आने लगे। मतलब 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस आ जाए वो सेम हो, तब उस केस में उस सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर से हम समझते हैं, वैसे आपको समझ में नहीं आया होगा। आप यहाँ देखिए, हम क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, 13 ले रहे हैं, डॉट डॉट डॉट। और ये क्या है, एक सीक्वेंस है। क्या है ये, एक सीक्वेंस है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि आप बताइए ये जो आपको सीक्वेंस दिया गया है ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं है, तो अभी हम क्या बताए हैं कि अगर आपको सीक्वेंस को चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये भी एक कंजिक्यूटिव टर्म्स है, अगर इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 1 को घटाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी तरह से अगर 7 में से 4 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 10 में से 7 को भी घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 13 में से 10 को भी घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि जब 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स सीक्वेंस में जो भी टर्म्स है और उसमें जो 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स को जब आपस में हम घटाते हैं तो डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सेम का मतलब क्या है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर ये कॉमन आ रहा है तब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस दिया गया है ये किसमें है, एपी में। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसी को अपन क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व
अंतर, और इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर पूछेगा कि इस सीक्वेंस का सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, किसके बराबर है, तो 3 के बराबर। आप यहाँ एक चीज और देख पा रहे होंगे कि अगर ये सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस का इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। तो अगर इस सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस 3 को ऐड कर देते हैं, मतलब क्या, अगर फर्स्ट टर्म में प्रथम पद में अगर हम क्या करें, कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर को ऐड कर देते हैं, तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर से हम दिखा रहे हैं 1, अगर इस 1 में हम क्या कर दें, 3 को ऐड कर दें, मतलब क्या, फर्स्ट टर्म प्रथम पद में हम क्या करते हैं, सार्व अंतर को ऐड कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, दूसरा टर्म मिल जाएगा। 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। और अगर इसमें हम क्या ऐड कर दें, फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, तो आपको कौन सा टर्म मिल जाएगा, तीसरा। और इसमें अगर फिर से हम +3 कर दें तो आपको कौन सा टर्म मिल जाएगा, चौथा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं सेकंड टर्म मिलता है, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म मिलता है, और थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो हमको कौन सा टर्म मिलता है, फोर्थ टर्म मिलता है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस सीक्वेंस में इन्वॉल्व सारे के सारे टर्म को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कब, जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम। तो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो समांतर श्रेणी है ये क्या है। एक एग्जांपल ये हो गया। अब हम दूसरा एग्जांपल से समझते हैं, गौर से देखिएगा। एक एग्जांपल तो ये हो गया, अगर हम आपसे पूछे ये बताइए कि ये जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, गौर से देखते चलिएगा जो हम बता रहे हैं। अगर हम आपसे ये पूछे अब हम एक सीक्वेंस कंसीडर कर रहे हैं 4 -4 -2, सॉरी हम एक सीक्वेंस पहले ये कंसीडर कर ले रहे हैं, देखते चलिएगा। 4 2 0 -2 -4 क्या दिख रहा है आपको, एक सीक्वेंस हम कंसीडर किए हैं। कौन कौन सा, उस सीक्वेंस में जो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है, दूसरा टर्म क्या है, -2 है, तीसरा टर्म क्या है, 0 है, चौथा टर्म क्या है, -2 है, और चौथा टर्म पांचवा टर्म क्या है, -4 है। क्या है, -4। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको टर्म दिख रहा है। अब अगर आपसे पूछेंगे कि ये जो सीक्वेंस आपको दिया गया है, ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर एपी में है या नहीं है तो इसको चेक करने के लिए हम क्या बताएं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स को आप क्या कीजिए, घटा करके देखिए। तो अगर 2 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगर 0 में से 2 को घटाते हैं तब इसका वैल्यू, 0 में से अगर 2 को घटाते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगर -2 में से 0 को घटाते हैं तब पर भी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगर -4 में से अगर -2 को घटाते हैं तब पर भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ध्यान से, हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। -4 में से किसको घटाना है, -2 को। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -4 + 2 क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। हम क्या देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सबका क्या है, सेम है, मतलब सार्व अंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अगर ये सार्व अंतर बराबर आ रहा है इसका मतलब क्या, ये जो सीक्वेंस है ये किसमें है, एपी में है। किसमें है, एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी का ये एग्जाम्पल हो। अब ये आपको समझ में आ गया। अब अगर इस समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म में अगर आप कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो अगर 4 में -2 को ऐड कर देंगे तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगा। और इस 2 में अगर फिर से -2 को ऐड कर दीजिएगा तो 0 मिल जाएगा। और इस 0 में अगर -2 को ऐड कर देते तो क्या मिल जाता, -2 मिल जाता। मतलब क्या कि अगर आपको किसी भी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन डिफरेंस भी मालूम है, तब उस केस में आप कह सकते हैं कि आप उस सीक्वेंस में जो भी इन्वॉल्व टर्म्स होगा उसको आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। समांतर श्रेणी से रिलेटेड
डिफिनेशन जो है हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।